नमस्कार। आज मेरे साथ जतिंदर सिंह जी आहूजा। आप जो शेयर होल्डर रहते हैं, रिटेल यानी छोटे निवेशक जो रहते हैं, उनके मुद्दों को लेकर समय समय पर अलग अलग कंपनियों के विषय के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो आज जो विषय हम चर्चा करने वाले हैं वो आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई की जो सिक्योरिटीज की जो डीमर्जर का इशू है, और उसमें किस प्रकार से आईसीआई की मैनेजमेंट ने जो छोटे निवेशकों के साथ किस प्रकार से जो अनजस्टिस व्यवहार किया है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है हम कह सकते हैं, और अगर कहें कि उनसे जो अनजस्टिस हुआ है उस अनजस्टिस पे हम बात करेंगे। तो आहूजा जी, स्वागत है वॉइस ऑफ बैंकिंग पर। वॉइस ऑफ बैंकिंग हम बैंकों के सभी स्टेक होल्डर के विषय में कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं, और आप भी छोटे निवेशकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहते हैं। तो आप बताइए कि किस प्रकार से आईसीआई बैंक ने जो है निवेशकों के साथ इस प्रकार से ज्यादती की है। अश्वनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम हमारे को मौका दिया इस इशू पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। नमस्कार। और नमस्कार। जो देखने वाले हैं उन सब के लिए भी नमस्कार। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है सब्सिडरी कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक की, और आईसीआईसीआई बैंक का इसमें 75% स्टेक है, और जो 25% बाकी है उसमें छोटे निवेशक हैं, उनके पास 10% से भी कम है, और बाकी जो 15% है वो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, वो उनके पास इन्वेस्टेड है। और देखने वाली बात ये आ जाती है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक ने इस सब्सिडरी का ओएफएस 2019 मार्च 2019 में लाए, और उस समय ये इसलिए लाया गया इसका इशू, आईसीआईसीआई बैंक ने 25% डिसइन्वेस्ट किया, और उस समय का प्राइस था इसका 520 रुपये। पर इशू में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं था, और आईसीआईसीआई बैंक के सब्सिडरीज और अपना इन्फ्लुएंस से इन्होंने जैसे तैसे उस इशू को सेल थ्रू कर दिया। तो जो 2019 में निवेशक को 520 रुपये का शेयर मिला, और उस समय उनका उद्देश्य ये था कि भाई कंपनी लिस्टेड होने से एक हमारा वाइडर इमेज बिल्डिंग होती है, और शेयर धारकों को फायदा होगा। इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये ओएफएस लाया गया था। और अब 2023 में इन्होंने बिल्कुल पलटी मार दी। आईसीआईसीआई बैंक ने पलटी ऐसे मार दी, इन्होंने एक स्कीम निकाल दी है जिसका नाम इन्होंने रखा मर्जर एंड डी लिस्टिंग। और इसके तहत इन्होंने जून 2023 में वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, अपनी मीटिंग्स, अपना सारा करके एक मसौदा तैयार कर दिया कि भाई ये हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयर के पीछे 67 शेयर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक के दिए जाएंगे। वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये सारी एक्सरसाइज नियम अनुसार जो होता है, ये कार्रवाई करके जून 2023 में अनाउंसमेंट हो गई। और अनाउंसमेंट जैसे कंपनी करती है तो ये अनिवार्य होता है कि ये साथ के साथ सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेशन चली जाती है कि भाई ये हम मर्जर और डीलिस्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार ये रेशो अनाउंस हो जाती है 67-100 जैसे इन्होंने कर दिया, तो फिर जो छोटी कंपनी है इसमें जैसे आईसीआई सिक्योरिटीज है जिसका
विलय होना है, तो उसका प्राइस अपनी खत्म हो जाती है इंडिपेंडेंस, उसका प्राइस लिंक हो जाता है जो बड़े वाला जिसमें जिस उसका बैंक जिस हाँ, कंपनी में वो मर्ज हो रही है। जिसके साथ विलय होना है या जी, जिसके जी। शेयर दिए जाने हैं। तो इसमें इसका चाहे जैसी भी अच्छी इंफॉर्मेशन आई, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है आज की डेट में भी, आईसीआई सिक्योरिटीज नंबर 1 ऑल ओवर, मतलब इंडिया के नंबर 1 ब्रोकिंग और इस तरह का जो बिजनेस है उस कारोबार में एक टॉप पोजीशन पे है। और टॉप पोजीशन पे होते हुए अच्छा प्रॉफिट, अच्छा डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए अभी तक बहुत अच्छा कर रही थी। पर ये जो निर्णय लेके फॉर वट एवर रीजंस, जिसका कोई लॉजिक पर्पस एक आम निवेशक के हित में है नहीं, और उसका हित बिल्कुल बिगाड़ दिया। बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हो, कई बार देखने आता है कि पीछे एचडीएफसी बैंक में भी उसका जो सिक्योरिटीज का जो एचडीएफसी लिमिटेड का डीमर्जर हुआ, और भी कंपनियां मुझे लगता है कि पहले अपनी एक सब्सिडी कंपनी बनाती हैं और उसमें पैसा इकट्ठा करती हैं, बाद में जब वो कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो सारे जो कंपनी है उसको वो अपनी मेन कंपनी में डीमर्ज कर देती हैं या उसमें डीलिस्टिंग कर देती हैं, जिससे कि उसकी उस कंपनी की वैल्यू जो है कैपिटल भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो पैसा वहाँ पर आता है तो बिल्कुल। उसका वो फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा यही है कि कंपनियां करें, कंपनी लॉ में अगर जो भी परमिट है, लेकिन अगर छोटे निवेशकों की अनदेखी हुई है तो उन अनदेखी को सेबी ने क्यों पॉइंट आउट नहीं किया, और उस अनदेखी को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी हाईलाइट क्यों नहीं किया गया। तो इसके पीछे आप क्या बताना चाहते हैं? राणा जी, आपने बहुत ही अहम मुद्दा, जो सबसे बड़ी बात आ जाती है आम निवेशक के लिए, हमारा रेगुलेटर जो है सेबी, सबसे बड़ा रोल उसी का आ जाता है कि आम निवेशक के साथ गलती, ज्यादती या फोर्सफुल कोई कंपनी ना कर पाए। और आम निवेशक के उद्देश्य से ही सेबी का सबसे बड़ा दायित्व और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई इंश्योर कि भाई किसी के साथ इनजस्टिस वाली बात नहीं हो रही। पर इंटरेस्टिंग बात ये आ जाती है, इस पूरे एक्सरसाइज में जितना गलती आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का है, उससे ज्यादा कहो या यह कहो कि भाई सेबी भी उतना ही जिम्मेवार है पूरी एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि ये दोनों कंपनीज जो हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों की लाइन ऑफ एक्टिविटी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आईसीआईसीआई बैंक तो बैंकिंग का लाइसेंस है, बैंकिंग का कारोबार करता है, और आईसीआई सिक्योरिटीज जो है ये शेयर ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट, ये एक अलग लाइन, अलग प्रोफाइल, बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है। और आरबीआई के नियम के तहत जो बैंकिंग कंपनी है वो सीधा एज ए डिपार्टमेंट ये शेयर ब्रोकिंग का काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो थ्रू सब्सिडरी बना के इस लाइन में, जो पिछले 10 सालों से हमारे भारत देश में, या मैं ये भी कहूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से जब से आए हैं, तो इकोनॉमिक एजेंडा इतना प्रोग्रेस हो रहा है और शेयर मार्केट जो है अपनी नई ऊंचाइयों पे आज की डेट में जा रही है। किसी ने सोचा नहीं था पिछले 10 साल में कि भाई ये हमारा जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, या पूरा मार्केट का एक शेयर होल्डर्स का वेल्थ है, कि भाई ये 10 सालों में इतनी डबल, दुगनी, तिगनी, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, कितने निवेशक नए हर साल जुड़ रहे हैं। तो अभी आईसीआई सिक्योरिटीज का जो लाइन ऑफ बिजनेस बन गया, इट वाज ग्रोइंग मच बेटर, मच हायर एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। तो
जैसा कि आपने बताया कि भाई सेबी का जो रोल होना चाहिए पर्टिकुलर इस डी लिस्टिंग डी मर्जर के ऊपर बहुत निवेशकों के प्रति जो है उनका रुख जो है वो अच्छा नहीं है, और आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस लड़ाई को जारी रखिए। और निश्चित रूप से अगर इस लड़ाई में हमारा जो कुछ भी सहयोग आपको चाहिए तो हम भी आपके इस लड़ाई में शामिल रहेंगे। और आने वाले दिनों में और जो आगे आपका एक्शन प्लान होगा उसके बारे में हम अगली 2 मिनट और वीडियो में तो चर्चा करेंगे, लेकिन आप क्या इसके बारे में और सोचते हैं वो भी अपनी बात जी जी जी, मैं सबसे हमारा एक मैं भी एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा बाय चांस। और ये ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, इसके मेन लीड हैं जो मिस्टर मन्नू ऋषि गुप्ता, जो एक पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक अच्छी कंपनी चलाते हैं, एक अच्छा रेपुटेशन है, अच्छा गुडविल है। और उन्होंने ही इस मुहिम को यहाँ तक पहुंचाया कि आज ये हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है फोरम अगेंस्ट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डीलिस्टिंग। और इसमें जो जो मुख्य भूमिका शुरू से निभाते आए हैं मन्नू ऋषि गुप्ता, और हमारे साथी एक हैं मिस्टर विक्रांत, और मेरा इस ग्रुप से बस चांस की बात जुड़ना, और फिर मेरा अपना एक्सपीरियंस जो पहले मैं इन मुद्दों को उठाता आया हूं, और मैंने कानूनी लड़ाई लड़ी है अगेंस्ट बड़े बड़े जो इस तरह के जहां पे इनजस्टिस होता है एक छोटे निवेशक के साथ, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाई है। और एक मकसद यही रहता है कि भाई हमें हर समय एक मुहिम चला के अपने हक की रक्षा करनी है। और हम जो एक एक्सपेक्ट करते हैं रेगुलेटर का रोल, सेबी का रोल, तो वो सेबी की असिस्टेंस कहीं पे भी नहीं मिलती हमें कि भाई एक सेबी को वॉचडॉग फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब इस पर्टिकुलर जो आईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई बैंक, इनका जो ये मर्जर डीलिस्टिंग की मूव है, इसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन अंडर स्पेशल स्कीम रेगुलेशन 37 ऑफ सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन है। तो सेबी ने इन दोनों कंपनीज को अलग अलग बिजनेस इनका होते हुए भी एक उसकी धारा 1 रेगुलेशन 37 उसका नियम ये कहता है कि यदि दो कंपनियां, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, यदि उनकी सेम लाइन ऑफ बिजनेस है और वो मार्केट में लिस्टेड है, मतलब दोनों का प्राइस अलग अलग चल रहा है, तो उस नियम के तहत वो अपनी ये एक्सरसाइज आगे बढ़ा सकते हैं जल्द से जल्द करने के लिए कि भाई काम में। और इसमें ये भी एक इस रेगुलेशन 37 में एक बड़ा नियम ये बन गया कि भाई जो मेजॉरिटी वोट हो गया, यदि स्कीम पास हो जाती है, तो जिन लोगों ने अगेंस्ट में भी दिया वोट, उनके भी सबके शेयर ले लिए जाएंगे, चाहे नहीं देना चाहते, वो ऑप्शन ही नहीं रहा। सेबी ने इनको अलग अलग बिजनेस होते हुए भी उस क्लास से 37(1) उस क्लास से इनको एग्जेम्पशन दे दी। अब एग्जेम्पशन वो स्कीम रेगुलेशन जो 37 जो एक मकसद जिसका ये था कि भाई यदि सेम लाइन ऑफ बिजनेस है और सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आप कर सकते हो, पर उस नियम की ही अनदेखी कर दी जो सबसे उसका मुख्य मुद्दा था, जो पॉइंट सेबी की अपनी रेगुलेशन का। सेबी ने उसकी ही छूट दे दी, कोई बात नहीं भाई आप करो, हमने आपको एग्जेम्प्ट कर दिया एज ए स्पेशल केस। चलिए, आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की, आईसीआई बैंक सिक्योरिटीज़ की,
और सेबी के अगेंस्ट जो भी आपके ये मुद्दा है, इसको आप जारी रखिए। हम भी आपके साथ रहेंगे। और बाकी भी जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी तक इनके उस फोरम के साथ नहीं जुड़े हैं, वो भी कृपया जुड़ें, ताकि इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ तक ले जाने में ये फोरम जो है सफल होगा और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको उनका हक मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी। धन्यवाद अश्विनी जी, आपने हमें एक चांस दिया हमारी बात रखने के लिए। और एक सबसे बड़ा एक पॉइंट मेरे को एकदम जो ध्यान में आ रहा है कि भाई जो वोटिंग हुई इसके लिए 27 आई थिंक इट वाज 27 मार्च, तो कोई भी इस तरह की स्कीम आती है, शेयर होल्डर्स की वोटिंग की जाती है एज पर एनसीएलटी के ऑर्डर के हिसाब से। तो ये मीटिंग हुई, ऑनलाइन वोटिंग हुई और सबको एक मौका दिया गया बोलने का अपना कि भाई आप संतुष्ट हैं नहीं हैं, आप बोल सकते हो। और इस वोटिंग के लिए जो कुछ अनस्क्रूपलस मीन्स और जो डोर टू डोर कन्वेंसिंग और घर घर जाके आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल्स ने शेयर होल्डर्स की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करते हुए उनको मजबूर किया, आप वोट डालो, ये बहुत अच्छी स्कीम है, आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर धारक बन जाओगे। कंपनी का मोटिव मेलाफाइड हो जाता है यदि कंपनी खुद घर घर जाके वोट मांगती है। कॉरपोरेट इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। चलिए ठीक है, आप इस लड़ाई को जारी रखिए और हम आगे भी आपके जो अगली मुहिम होगी, जो अगली लड़ाई होगी, उसके साथ हम चर्चा करेंगे। और जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको उनका हक दिलाने के लिए हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।